प्रिय बच्चों, ध्यान दीजिए। आपको हम जैव प्रक्रम के प्रत्येक एक एक कथन को व्याख्या कर चुके हैं, लेकिन आज आपके सामने देख रहे हैं 4 चित्र जो दिया गया है। पहला वीडियो में हम आपको बताए थे कि जैव प्रक्रम क्या है और कौन कौन अनुरक्षण क्रियाएं होती है जैव प्रक्रम में, उसको पहला वीडियो में हम बताए थे। तो सबसे पहले हम अपने बच्चों को ये सुझाव देते हैं कि इतनी बड़ी पार्ट जो एक एक करके बताया गया, अभी इसके पहले 9 वीडियो हमारे द्वारा बना हुआ है और सब में एक एक कथन की व्याख्या की गई। तो सबसे पहले इसको आपको स्पष्ट समझ में उसको आएगा जो पहले से सारे वीडियो को देख चुके हैं। और लास्ट में हम बोले थे, कल ही अपने वीडियो में आपसे बोले थे कि एक बार हम पूरे जैव प्रक्रम को एक साथ व्याख्या में लाएंगे। तो यहां और अभी भी अगर इसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो इसके पहले का जो वीडियो है उसको देख लीजिए और देखने के बाद इस वीडियो को देखिए, 100% आपका जैव प्रक्रम क्लियर हो जाएगा। तो आज उस समय पढ़ाते समय हम बताए थे जैव प्रक्रम क्या है और उसमें 4 प्रक्रम जो है जैव प्रक्रम के अंतर्गत है। और उसमें आप देख रहे हैं पोषण यानी पाचन में पहला इसको पोषण के अंतर्गत आता है। पोषण के बाद आपको बताया गया है श्वसन, और श्वसन के बाद एक तंत्र होता है परिसंचरण तंत्र। यह क्रिया तो कुछ नहीं, इसमें कोई रासायनिक क्रिया तो नहीं होती है, लेकिन यह हृदय द्वारा संचालित होती है और हृदय ही इसके द्वारा बनने वाले पदार्थ जैसे ग्लूकोज या इसके द्वारा रक्त में जो ऑक्सीजन मिलाया जाता है वो सबका परिसंचरण शरीर के सभी भागों में निरंतरण करता रहता है। और लास्ट में इस सभी प्रक्रम के उपरांत बहुत सारे शरीर में हानिकारक पदार्थ का भी निर्माण होता है और उस हानिकारक पदार्थ को बाहर निकलने के लिए हमारे पास आता है। तो ये प्रक्रम ही जैव प्रक्रम है। जो प्रक्रम आपको बोर्ड पर दिख रहा है वही जैव प्रक्रम है। तो इसके लिए हम बहुत ज्यादा विस्तार से नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य एक प्रश्न पर है। हम आपको एक प्रक्रम के बाद दूसरा प्रक्रम कैसे जुड़ा है, दूसरा के बाद तीसरा कैसे जुड़ा है और इसके बाद चौथा कैसे जुड़ा है, हम एक एक प्रक्रम के घनिष्ठ संबंध को आपको समझाने जा रहे हैं, क्योंकि सभी प्रक्रम वास्तव में आप इतना पढ़ने के बाद ये अनुभव तो सभी बच्चों को हो ही जाना चाहिए कि एक प्रक्रम ही हमारा जीवन है। अगर हम जीवित हैं या संसार में कोई जीव जीवित हैं तो उसका जीवन ही ये प्रक्रम है। यही प्रक्रम जो अभी बोर्ड पर आप देख रहे हैं यही जीवन है। इसी के द्वारा जीवन का निर्धारण होता है और इसीलिए इसको हम जैव प्रक्रम कहते हैं। तो आप पहले एक से शुरू करिए। सबसे पहले जीवन में स्टार्ट ही पोषण होता है। आप ध्यान दीजिए,
जब कोई बच्चा जन्म पीरियड में होता है यानी जन्म लेता है तो पहला बार उसका अपना शारीरिक प्रक्रम शुरू होता है। तो आप अगर थोड़ा अनुभव लेंगे तो देखेंगे उसको सबसे पहले जन्म के बाद पोषण के रूप में माँ का दूध या मद या अन्य कुछ सामग्री दिया जाता है। पोषण देने के बाद बच्चा चिल्लाता है, तो आप ऐसे समझेंगे वह चिल्लाता है, चिल्लाता नहीं है। वह वायुमंडल से पहली बार ऑक्सीजन को ग्रहण करता है अपने नाक द्वारा, और वह ऑक्सीजन पहली बार उसके शरीर के ग्लूकोज का विघटन करता है, और वह जो ऊर्जा अपनी मां से प्राप्त करता था वह ऊर्जा वह अपनी खुद अपने शारीरिक क्रिया से प्राप्त करता है। और श्वसन को सही ढंग से संचालित करने के लिए बच्चा रोता है। रोने के क्रम में उसके फेफड़े की जो लयबद्ध क्रिया निरंतरण होनी चाहिए वह सही तरह से कार्य करना शुरू कर देता है। उसके बाद बच्चे को कुछ समय के बाद देखिए, पोषण के बाद जो प्रक्रिया होता है उसमें उत्सर्जन मल त्याग की क्रिया होती है। उसके बाद आप देखेंगे तो पेशाब की क्रिया होती है, जो यह और यह क्रिया होती है। एक या 24 घंटा के अंदर उस बच्चों में ये सारी प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं। अगर कोई बच्चा जन्म के उपरांत इस सारी क्रिया को पूरा कर लिया तो वह बच्चा हमेशा स्वस्थ रहेगा, यानी उसके जीवन में जो उसके शरीर के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण क्रिया है जो उसको जीवित बनाए रखेगी वह क्रिया शुरू हो गया। तो जब वह क्रिया शुरू हो गया तो वह बच्चा पूरी तरह स्वस्थ होगा। अब उसको एनर्जी मिलेगा, पोषण से उसको पोषक तत्व मिलेगा, श्वसन से ग्लूकोज का विघटन होगा, हृदय से उसके रक्त के माध्यम से सारी पदार्थों का परिवहन होगा, और उत्सर्जन तंत्र के माध्यम से जो उत्सर्जित पदार्थ उसके शरीर में बन रहा है उसका उसका शरीर से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। ये प्रक्रम हम एक बच्चे का उदाहरण दिए हैं जो बाल अवस्था में जन्म लेने के बाद 24 घंटा के अंदर ये चारों क्रिया उसका शुरू हो जाता है, और यही प्रक्रम के चलते वह बच्चा स्वस्थ रहेगा और उसी ये प्रक्रम ही उसको जीवन प्रदान करेगा। तो फिर हम एक के बाद एक का घनिष्ठ संबंध आपको क्रम बाय क्रम बताने जा रहे हैं। तो पहला बात यह है कि आप ध्यान दें, एक एक प्रक्रम को ध्यान से देखें। आपको चारों प्रक्रम में एक घनिष्ठ संबंध दिखेगा और आपको खुद समझ में आ जाएगा कि रियल में यही जो प्रक्रम है और यही हमारा जीवन का मूल्य आधार। देखिए, तो पोषण प्रक्रम में आपको हम बताए थे कि मुख द्वारा भोजन को ग्रहण किया जाता है, दांत द्वारा उसे छोटे छोटे कणों में तोड़ दिया जाएगा, और जो लाल ग्रंथि से निकलने वाला एमाइलेज एंजाइम है वह जो भोजन मंड के रूप में है उसको शर्करा के रूप में बदल देता है। तो पोषण स्टार्ट हो जाता है मुख में, और शर्करा या म्यूकस भी इसमें पाया जाता है लार में, जो भोजन को फिसलदार और मुलायम बनाता है। तब ग्रसिका से होते हुए भोजन आमाशय में आता है। आमाशय एक मंथन करने वाला अंग है, इसमें भोजन का मंथन होता है। इसमें जठर ग्रंथि पाई जाती है जिससे 3 प्रकार के रसायन निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, श्लेष्मा और प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन। अब जठर ग्रंथि से निकलने वाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को अम्लीय बनाता है, तब
अम्लीय भोजन के बाद पेप्सिन एंजाइम सक्रिय होता है और प्रोटीन का आंशिक पाचन होता है। बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा है कि प्रोटीन का आंशिक पाचन कहाँ होता है, तो आमाशय में। उसके बाद जो श्लेष्मा है यह हमारी आमाशय के आंतरिक परत को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से सुरक्षा प्रदान करता है। इसके बाद आइए भोजन हमारा जाता है छोटी आंत में, और छोटी आंत में से जुड़ा रहता है यकृत। यकृत पीत रस का स्राव करता है और छोटी आंत में जो भोजन जाता है उसको क्या बनाता है, क्षारीय बनाता है। भोजन को क्षारीय बनाने के बाद दो काम करता है, एक तो वो भोजन को क्षारीय बनाता है, दूसरी भोजन में आए जो वसा है उसको छोटे छोटे बूंदों में तोड़ देता है, और तोड़ने के बाद ये आता है आपको अग्न्याशय ग्रंथि, और अग्न्याशय ग्रंथि से 3 प्रकार का रसायन का स्राव होता है। कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए एमाइलेज एंजाइम, और वसा के पाचन के लिए लाइपेज एंजाइम, और प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम। अब ये छोटी आंत में भोजन जब इस एंजाइम के संपर्क में आता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन ग्लूकोज में, और प्रोटीन का पाचन एमिनो अम्ल में, और वसा का पाचन ग्लिसरॉल या वसा अम्ल में हो जाता है। अंत में आंत की दीवार से भी आंत रस का स्राव होता है, और वह भोजन को रक्त में मिलने के योग्य बना देता है, और आंत के अंदर जो दीर्घरोम पाया जाता है वह भोजन को अवशोषित करके और रक्त के माध्यम से उसको शरीर के कोशिकाओं में भेज देता है। तो पोषण में इतना ही क्रिया है। पोषण से हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, लेकिन ऊर्जा प्राप्त करने की साधन प्राप्त होती है। और इस पोषण में हमें अब सारे पोषक तत्व दीर्घरोम द्वारा अवशोषित होके तब वह रक्त में चला जाता है। लास्ट में बचता है बड़ी आंत, जो भोजन में उपस्थित अतिरिक्त जल है उसका अवशोषण होता है। उसके बाद भोजन मलाशय में चला जाता है और मल के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। तो अगर आप पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करना चाहते हैं तो ये कथन इतना महत्वपूर्ण है, इतना आप बोर्ड में लिखेंगे, आपका पूर्ण मार्क मिलेगा। और इसके बाद तो हम आपको थोड़ा बता रहे हैं एक प्रक्रम दूसरे प्रक्रम को जोड़ने के लिए। आप देखिए, जब इसमें से ग्लूकोज बना वह शरीर से कोशिका में चला गया, लेकिन अब इसके बाद आवश्यक जो प्रक्रम है वह श्वसन होगा। ध्यान दीजिए, क्यों श्वसन होगा? क्योंकि ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। बगैर ऑक्सीजन के ग्लूकोज का विघटन नहीं होगा। अब ग्लूकोज का विघटन नहीं होगा तो हमारे शरीर को एटीपी ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होगी और हमारा शरीर कोई कार्य करने की क्षमता हासिल नहीं कर पाएगा। अब इस प्रक्रम के बाद एक प्रक्रम शुरू होगा जिसको हम श्वसन तंत्र कहते हैं। अब इसमें हम अपने वीडियो में बहुत अच्छा ढंग से आपको समझाए हैं, हम संक्षेप में थोड़ा सा बताएंगे। नसा द्वार द्वारा ऑक्सीजन जाता है, नाक में श्लेष्मा और दीर्घरोम होता है जो हवा को जितना संभव हो उतना साफ कर देता है। कंठ से जब आता है फेफड़े में, ये फेफड़ा जो है असंख्य फुसफुस से बना हुआ होता है और इस फेफड़े की जो अंदर का असंख्य महीन महीन छिद्र जो फुसफुस है उसके अंतिम सिरा में पाया जाता है कुपिका। ये कुपिका रक्त से डूबा हुआ रहता है और जैसे ही हवा से ऑक्सीजन आपकी कुपिका में आएगा, यानी
फेफड़ा में आके फुसफुस में हवा भरेगा और जब वह कुपिका में जाएगा, कुपिका उस ऑक्सीजन को क्या कर लेती है, सोख लेती है। और ऑक्सीजन को सोखने के बाद वह रक्त को फिर भेजती है कहाँ, कोशिका में। तो श्वसन तंत्र का इतना ही काम है, ऑक्सीजन को अंदर लेना और CO2 को बना के बाद। अब इसके बीच की क्रिया को हम परिसंचरण तंत्र में बहुत अच्छे से समझाए। हमें एक दूसरे के संबंध को जोड़ना है, इसीलिए इतना आप जानिए। यहाँ कुपिका जो है वो ऑक्सीजन को ले ली, ऑक्सीजन के लेके अब रक्त के माध्यम से वह कोशिका में गया। फिर उधर से आने के बाद भी यह कोशिका जब ग्लूकोज का विघटन होता है, वहां हम लिखे हैं ग्लूकोज का विघटन, उसके बाद से जब कार्बन डाइऑक्साइड बनता है वह रक्त से आता है, तो कोशिका ही अवशोषित करके उसे नाक के द्वारा शरीर से बाहर निकालती है। अब एक प्रक्रम में अब इसके बाद जब मिल जाता है हमारा, यहां से हमें ग्लूकोज मिला, यहां से हमें ऑक्सीजन मिला, यह चला गया अब कहाँ, ऑक्सीजन भी और ग्लूकोज भी जाता है हमारा शरीर की कोशिका में। यहां ये कोशिका शरीर की कोशिका में आएगा। इसको हम बताए थे, यही ग्लूकोज जो C6H12 और O6 कार्बन अणु है कोशिका द्रव्य में, इस ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन के द्वारा होता है, ठीक है। और ऑक्सीजन के द्वारा विघटन होने के बाद एक पाइरुवेट बनता, कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज का विघटन होता है और तब यह पाइरुवेट बनता है। पाइरुवेट में भी थोड़ी सी ऊर्जा निकलती है, लेकिन पाइरुवेट के बाद अब यहां जो ऑक्सीजन की संपूर्ण क्रिया है जो यहां दिखाया गया है, तो वहां देखिए, उसको हम एक अलग वीडियो में बताए थे, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, यानी कुछ ऐसे जीव हैं जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, जैसे ईस्ट है, तो उसमें इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और 2H ऊर्जा बनता है। ईस्ट जिसमें अल्कोहल बनाने के लिए वही जीव जो है वह कार्बोहाइड्रेट को अल्कोहल बनाता है। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन के अभाव, हम बोले थे अपने वीडियो में कि जब आदमी जरूरत से ज्यादा कोई कार्य करता है और अधिक ऑक्सीजन लेना पड़ता है उसको, तो अभाव का अनुभव करता है और उस समय लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा बनता है। तो लैक्टिक अम्ल के कारण उसको क्या होता है, शरीर में दर्द होता है। और इसीलिए जब भी हम मेहनत की कोई काम करेंगे अचानक, तो लैक्टिक अम्ल के कारण हमारे शरीर में दर्द होगा। लेकिन मेन जो श्वसन है वह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यहाँ ऑक्सीजन द्वारा पाइरुवेट का विखंडन, पूर्ण श्वसन जो होता है वह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में पाइरुवेट का विखंडन होता है। 38 ATP ऊर्जा की प्राप्ति होती है। वही ऊर्जा हमारे शरीर की सारी क्रिया के लिए उपयोगी है। तो आप यहां और श्वसन के बाद अब यहां तो ग्लूकोज बना और फिर श्वसन से ऑक्सीजन मिला। यह ग्लूकोज बना, ऑक्सीजन बना, इसको शरीर के अंदर हर कोशिका तक पहुंचाएगा कौन? ध्यान से सोचिए, इसको कौन पहुंचाएगा शरीर के सभी कोशिका तक? तो इस काम को करने के लिए हमारे शरीर में है हृदय, और हृदय का काम है, यह एक पंपिंग प्रक्रिया है। आपको हृदय में हम विशेष बताए हुए थे, इसमें 4 कोष्ठ होता है, बायां अलिंग, बायां नीले, दायां अलिंग, दायां नीले। यही देखिए, श्वसन के उपरांत जब ऑक्सीजन लेके जाता है और यही पर फुसफुस सिरा, ये
फुसफुस जो ये कोशिका है ना, यही कोशिका ऑक्सीजन मिलाती है, तो यही फेफड़ा के फुसफुस शिरा से हृदय में रक्त प्रवेश करता है। देखिएगा, बायां आलिंद से रक्त हमारे हृदय में प्रवेश करता है और यहाँ एक वाल्व होता है, वाल्व में थोड़ा रक्त जमा होगा तब जाएगा बायां निलय में। निलय में प्रकुंचन दाब होती है। अब देखिए, यहाँ से महाधमनी से वह हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन लेके रक्त को पहुंचा देता है। अब वहां के बाद फिर यह श्वसन क्रिया होती है और श्वसन के बाद कुछ नाइट्रोजनी व्यर्थ पदार्थ बनता है। हमको बताए थे आपको, नाइट्रोजनी व्यर्थ पदार्थ यूरिया का निर्माण होता है जो शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वह रक्त में घुल जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड घुला हुआ रक्त जो नाइट्रोजनी पदार्थ है वह हमारे उत्सर्जन के माध्यम से अलग होगा। तो यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड घुला हुआ रक्त है फिर आता है, देखिए यहाँ पर महाशिरा से आएगा आलिंद में, दायां आलिंद में, यहाँ से आएगा निलय में और निलय में अनुशीतलन दाब से वह फिर चला जाएगा फेफड़ा के कोशिका में और वह कोशिका में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देगा और फिर आगे हम रक्त परिसंचरण में आपको बताए थे आधा हिस्सा के बाद फिर वह उसको मिलेगा रक्त वाहिकाएं और वह कार्बन डाइऑक्साइड को, आधा भाग कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करेगा और आधा ऑक्सीजन को सोख के तब वह फिर आ जाएगा फुसफुस शिरा में और यह निरंतर यह क्रम जो है वह चलता रहता है। अर्थात एक शब्द में आप सुने तो पोषण द्वारा प्राप्त ग्लूकोज और श्वसन द्वारा प्राप्त ऑक्सीजन, श्वसन से जो ऑक्सीजन लिया जाता है वो ऑक्सीजन और ग्लूकोज दोनों का परिवहन यह हमारा हृदय प्रत्येक कोशिका तक और जो बेकार पदार्थ है वह फिर अंदर, तो कार्बन डाइऑक्साइड को तो हृदय फिर भेज देता है कोशिका में और कोशिका से वह निकल जाता है। लेकिन अब इसके बाद जो है दो प्रक्रम, श्वसन से पोषण से जो व्यर्थ पदार्थ बनता है तो गुर्दा के रूप में मल द्वारा निकल जाता है, लेकिन श्वसन यानी ग्लूकोज का विघटन होता है और वहां पर जो नाइट्रोजनी पदार्थ यूरिया जो बहुत तो शरीर के लिए हानिकारक पदार्थ है वह बनता है, वह रक्त में घुल जाता है। अब उस रक्त को निकालना शरीर को जीवित रखने के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए आप देखिए यहाँ बना ग्लूकोज, यहाँ ऑक्सीजन मिला, यह जो है सारे पदार्थों को हमारे शरीर में परिवहन कराने के लिए सक्षम है, लेकिन इस दोनों प्रक्रम के माध्यम से बहुत ही हानिकारक पदार्थ बना वह रक्त फिर आएगा कहाँ, हमारे वृक्क में। तो आपको मालूम है हम वृक्क बताए थे, जो वृक्क की जो रचना देख रहे हैं वह नेफ्रॉन की क्रिया विधि जब हम वीडियो में बताए उसको देखिए। वृक्क की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को हम नेफ्रॉन कहते हैं। तो यह वृक्क जो काम करता है इसके अंदर नेफ्रॉन ही करता है और नेफ्रॉन का काम है कि रक्त से व्यर्थ पदार्थों को निकाल के मूत्र बना के और शरीर से बाहर निकाल। तो ये भी क्रिया आप देखिए, इसके स्टार्ट यहाँ से फिर यहाँ से, इसका तो काम है आपका परिसंचरण करना, सारे कोशिका में पहुंचाना, वहां से आने वाले को जो व्यर्थ है वह उत्सर्जन अंग में पहुंचाना, जो आवश्यक चीज है वह कोशिका को प्रदान करना, तब अंत में शुरू हो जाता है हमारा उत्सर्जन तंत्र। यह क्रिया श्वसन के उपरांत जब हमारे रक्त में नाइट्रोजनी पदार्थ, व्यर्थ नाइट्रोजनी पदार्थ या अनावश्यक अनुपयोगी पदार्थ जब रक्त में घुलता है
तो वह प्रवेश करता है हमारे वृक्क में। वृक्क में असंख्य, एक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होता है और वह पूर्ण जानकारी आपको नेफ्रॉन की क्रिया विधि में समझना है। यहाँ सिर्फ हम एक को थोड़ा प्रक्रम को समझा रहे हैं। तो यह जब रक्त आता है हृदय से जुड़ा रहता है, ऐसा नहीं, ये सारे प्रक्रम एक क्रम से जुड़ा रहता है, कहीं यह टूटता नहीं है यह क्रम। तो फिर ये रक्त को हृदय भेजेगा, हृदय भी रक्त को भेजता है वृक्क में, और वृक्क में जैसे रक्त प्रवेश करेगा इसमें नेफ्रॉन है और नेफ्रॉन की कोशिका इतनी सक्षम है, जैसे आपको हम बताए थे कोशिका गुच्छ ग्लोमेरुलस, उसमें इतनी क्षमता है कि वह रक्त में अशुद्धि पदार्थ को अवशोषित कर लेता है, उसके बाद पोमन संपुट में जमा होता है और वृक्काणु की जो नलिका है वह पुनः अवशोषण यानी जो बच गया उसको अवशोषित कर लेता है और बचे हुए संग्राहक नली में जाता है और संग्राहक नली के बाद मूत्र बन के बाहर निकल जाता है। तो ये मूत्र या इसका काम है, वृक्क जो है वृक्क का काम है जितनी भी अशुद्धियां हैं रक्त में उसको निकालना। जब यह रक्त को पूरी तरह शुद्ध करता है तो ये है आपके नली है जो, और यह है आपका कौन सी मूत्राशय। तो इस नली से आपका मूत्राशय में जमा होता है। यह वृक्क एक यहाँ मूत्राशय है, यानी वृक्क अगर पूरी तरह रक्त को निस्यंदन कर लेता है, जितनी भी व्यर्थ पदार्थ है उसको निकाल लेता है, तो वह आपको मूत्राशय में भेज देता है। और मूत्राशय में जमा होने के बाद वह मूत्र मार्ग से बाहर निकाल जाता है। इसमें भी शिरा और धमनी होती है, एक साइड से रक्त प्रवेश करता है, वह वृक्क में प्रवेश करता है। वृक्क में 10 लाख निस्यंदन इकाई नेफ्रॉन होता है। वह नेफ्रॉन अपनी क्रिया विधि से रक्त को शुद्ध करता है और जो व्यर्थ पदार्थ है उसको जल में मिला के और मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकाल देता है। तो बच्चों आप अगर ध्यान दें तो एक बार में हम सचित्र रूप से सारे जीव प्रक्रम को समझा रहे हैं और आपको कई बार हम बोले हैं कि रियल में यही जीव प्रक्रम है और यही जीव का जीवन है, और एक एक प्रक्रम को हम चित्र के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो हर एक जीव प्रक्रम का जो प्रमुख कथन है या जो आपके लिए बहुत आवश्यक है वह सब समझ में आ जाएगा। लेकिन एक छोटा रिक्वेस्ट है आपको, जो चीज यहाँ समझ रहे हैं यहाँ हम इसका जटिल प्रक्रम की पूर्ण व्याख्या नहीं कर रहे हैं, न इसका कर रहे हैं, न इसका कर रहे हैं, न इसका कर रहे हैं। हम कर क्या रहे हैं, क्यों एक साथ इस चारों चित्र को आपके सामने प्रस्तुत किए? हम इसलिए किए हैं कि जितना भी प्रक्रम है सब में एक जटिल सह संबंध, यानी एक प्रक्रम अगर नहीं हुआ तो इस प्रक्रम का कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि ये प्रक्रम होके क्या करेगा, श्वसन क्यों होगा? आप समझिए, पूछिए अपने आप से, श्वसन क्यों होगा? श्वसन तभी होगा ना जब ग्लूकोज हम कोशिका में है, क्योंकि पोषण ही ना हमको ग्लूकोज बना के देगा। अगर ये ग्लूकोज बनाया है तभी न श्वसन होगा, और श्वसन होगा अगर ग्लूकोज नहीं बना, ऑक्सीजन का या यहाँ इसको ऑक्सीजन देना है, इसको ग्लूकोज देना है, अब ये दोनों नहीं होगा तो यह किस लिए होगा? ध्यान दीजिए, यह किस लिए होगा? क्योंकि जो पदार्थ यहाँ बन रहा है उसी का परिवहन ही करेगा। तो पोषण और श्वसन से जो पदार्थ बना उसी का परिवहन न करेगा हृदय, और हृदय का काम, ये दोनों के बाद हृदय का काम होता है
जो कोशिका को, आप जानते हैं कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो कोशिका को हर चीज उपलब्ध कराना, बन रहा है पोषण से, कुछ बन रहा है श्वसन से, लेकिन आपको फेफड़ा के द्वारा, लेकिन सब क्रिया तो होती है कोशिका में। तो कोशिका में हर पदार्थों को टाइम पर पहुंचाना, अनावश्यक पदार्थ को निकालने के लिए फिर हृदय इसको भेजता है। तो मेन तो यह है हमारा परिवहन तंत्र हृदय। हृदय बहुत जटिल अंग है और यह इसका मुख्य कार्य है परिसंचरण तंत्र को सुचारू रूप से चलाना और जितना आवश्यक पदार्थ कोशिका को चाहिए उसको रक्त के माध्यम से पहुंचाना और जितना अनावश्यक पदार्थ, यूरिया, नाइट्रोजन पदार्थ बन रहा है उसको वृक्क को देना और वृक्क का काम है उसे रक्त से बाहर निकाल के मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालना। तो आप अब एक छोटा सा सोच अपने सामने विकसित करके सोचिए कि क्या यह रियल में जीव परक्रम है? वास्तव में यही जीव परक्रम है। क्रम बाय क्रम एक दूसरे से जुड़ा है और यही हमारी शरीर की कोशिका को जो भी चीज की जरूरत होता है यह पूरा करता है। और कोशिका में उपापचय क्रिया के उपरांत, आप जानते हैं हमारे शरीर की कोशिका में रासायनिक क्रियाएं होती है, तो चयन और अपचयन के बाद जो भी हानिकारक पदार्थ बनता है वो हृदय के माध्यम से ही हमारे उत्सर्जन अंग में जाती है। उत्सर्जन अंग यानी वृक्क हमारे रक्त को शुद्ध करता है। ये जब तक ये क्रिया सुचारू रूप से जीव के शरीर में या मानव के शरीर में चलती रहे, मानव पूर्ण रूप से स्वस्थ बना रहेगा। और इसी क्रिया में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तभी हम बीमार पड़ते हैं। हम बीमार क्यों पड़ते हैं? तो हमारा कोई ना कोई प्रक्रम जो है वह कहीं ना कहीं से कुछ सही से काम नहीं कर पाता है, तब हम बीमार पड़ते हैं। तो बच्चों आपको ये ध्यान देना है और इस चीज को डायरेक्ट इस वीडियो से आप बढ़िया से नहीं समझ पाएंगे क्योंकि हम हर प्रक्रम को अलग अलग वीडियो में बताए हैं। यहाँ तो हम एक संबंध जोड़ रहे हैं, आपको ये समझा रहे हैं कि रियल में हम जीव प्रक्रम इसी को कहते हैं। तो आज हमारे वीडियो के माध्यम से, इस सारे चित्र के माध्यम से आपको जीव प्रक्रम की पूर्ण पढ़ाई हो चुकी है। कोई भी कथन अब जीव प्रक्रम में बाकी नहीं है। अब आप इस वीडियो को देखें, इसके पहले वाले वीडियो को देखें और कोई भी क्वेश्चन अगर कहीं से आए, अगर इसका आंसर इसमें ना मिले तो आप फिर कमेंट के माध्यम से हमसे जुड़े। हर एक प्रश्न का आंसर इस बोर्ड पर उपलब्ध है। तो बच्चों से यह एक सुझाव है हमारे तरफ से कि जिसको आप समझना चाहते हैं पहले अलग अलग सबको पढ़ लीजिए, वीडियो में उपलब्ध है, उसको देख लीजिए। एक बार अंत में यह वीडियो देखिए, इसके बाद आप प्रैक्टिस करिए। जितना भी सवाल, कहीं से कोई सवाल आता है उस पर प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस करके देखिए एकदम ओके 100%। चाहे सवाल कितना भी जटिल क्यों नहीं हो, उसका आंसर हमारे वीडियो में जरूर उपलब्ध होगा। थैंक यू हमारे प्रिय बच्चों। फिर हम अब दूसरा पार्ट संभवतः कार्बन, रसायन शास्त्र के कार्बन पढ़ाएंगे और मैथ की भी पढ़ाई बहुत जल्द शुरू करेंगे। इसको आप ध्यान से देखिए, पहले वाला वीडियो इसको देखिए, 100% जीव प्रक्रम क्लियर हो जाएगा। थैंक यू आज के लिए, फिर इसके बाद अगले वीडियो में मिलेंगे।